जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसकी नींव किसी राजा ने नहीं बल्कि एक नदी ने रखी थी। जी हाँ, एक नदी ने। ये एक ऐसी कहानी है जहां भूगोल ने किस्मत लिखी और एक बिल्कुल साधारण से लड़के ने तकदीर को ही पलट कर रख दिया। ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है मगध से। गंगा की उपजाऊ गोद में पला एक ऐसा राज्य जिसके मुकद्दर में महानता का परचम लहराना लिखा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस वक्त 16 शक्तिशाली महाजनपद थे, तो उन 16 में से आखिर कैसे सिर्फ एक राज्य ने पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने का सपना देख लिया? और सिर्फ सपना ही नहीं देखा, उसे सच भी कर दिखाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मौर्य साम्राज्य की जड़ों तक जाना होगा, यानी मगध के उदय को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मगध की उन खासियतों से, उन वजहों से जिन्होंने उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाया, और हाँ, उन एम्बिशियस रूलर्स से जिन्होंने पहली बार एक अखंड भारत का सपना अपनी आंखों में बसाया था। देखिए, मगध की सफलता कोई तुक्का नहीं थी, किस्मत का खेल तो बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी थी। कैसे? यहाँ की जमीन सोना उगलती थी, मतलब एग्रीकल्चर जबरदस्त था। घने जंगलों से मिला लोहा, उससे बने सबसे धारदार हथियार, और सबसे बड़ा एडवांटेज हाथी। यहीं के हाथियों ने एक ऐसी सेना बनाई जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो ये ज्योग्राफी, रिसोर्सेज और लीडरशिप का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसका किसी और महाजनपद के पास कोई जवाब नहीं था। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह था। बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक हर राजा ने मगध की ताकत की मशाल को और आगे बढ़ाया। हर जनरेशन ने पिछली जनरेशन की नींव पर एक और मजबूत मंजिल खड़ी कर दी, और धीरे धीरे वो स्टेज तैयार हो रहा था जिस पर भारत का पहला साम्राज्य अपनी कहानी लिखने वाला था। तो अब मगध की जमीन तो तैयार हो चुकी थी। अब जरूरत थी ऐसे आर्किटेक्ट्स की जो इस नींव पर एक शाही इमारत खड़ी कर सकें। और तभी इतिहास के स्टेज पर एंट्री होती है नंद वंश की। ये लोग सिर्फ राजा नहीं थे, ये एक शाही मिलिट्री मशीन के निर्माता थे। इस वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने, एक ऐसा शासक जिसके बारे में पुराणों में लिखा है कि उसने सभी क्षत्रिय राजवंशों का अंत कर दिया था। सोचिए, ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। नंदों ने पहली बार नॉर्दर्न इंडिया को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ जो पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। उनकी ताकत के किस्से पूरे भारत में गूंजते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ किस्से कहानियां थीं, या सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा शॉकिंग थी? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, फैसला खुद हो जाएगा। 2 लाख, जी हां, 2 लाख पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना जो किसी भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। इसके साथ 20,000 घुड़सवार जो तूफान की रफ्तार से जंग का पासा पलट सकते थे। और सबसे खतरनाक 3,000 युद्ध हाथी। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये तो चलते फिरते किले थे जो दुश्मन की फॉर्मेशंस को कागज की तरह चीर देते थे। इतनी जबरदस्त ताकत, इतनी बड़ी सेना। तो फिर सवाल यह है कि नंद साम्राज्य का पतन हुआ कैसे? देखिए, इतिहास हमें एक बात सिखाता है, सबसे बड़े किले बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हैं। और इसका जवाब छुपा है उनके आखिरी शासक धनानंद के अहंकार में। उसकी जालिम पॉलिसीज ने उसे अपनी प्रजा का दुश्मन बना दिया था। और ठीक उसी समय जब नंद साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि नॉर्थ वेस्ट की सीमाओं पर एक ऐसा तूफान शक्ल ले रहा था जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। नाम था सिकंदर। भारत की बेहिसाब दौलत के किस्से सुनकर और दुनिया जीतने की अपनी धुन में इस ग्रीक एम्परर ने खैबर दर्रे को पार किया और उस धरती पर कदम रखा जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। और यहां उसका सामना हुआ राजा पोरस से। हाइडेस्पीस की लड़ाई में मानो 2 दुनियाएं टकरा गईं। जीत सिकंदर की हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पोरस की बहादुरी से इतना इंप्रेस हुआ कि एक विजेता होकर भी उसने हारे हुए राजा को उसका राज्य पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। ये इतिहास की एक बहुत ही अनोखी घटना थी। सोचिए, सिकंदर, अ मैन हु कॉन्कर्ड हाफ द वर्ल्ड, उसकी सेना ब्यास नदी के किनारे आकर रुक गई, जम गई। आखिर ऐसा क्या था जिससे वे इतना डर गए थे? क्यों उसकी इनविंसिबल आर्मी ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया? ये इस पूरे इन्वेजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
इसका जवाब किसी दुश्मन की तलवार में नहीं था, बल्कि सिकंदर के अपने सैनिकों के दिलों में था। सोचकर देखिए, 10 साल से लगातार लड़ रहे थे, थक चुके थे, भारत की गर्म और मुश्किल क्लाइमेट से डिमोरलाइज्ड थे, और सबसे बढ़कर मगध की विशाल सेना की कहानियों से डरे हुए थे। बस उन्होंने हथियार डाल दिए। वो अजेय सिकंदर, जिसे कोई दुश्मन नहीं हरा सका, आखिर में अपने ही लोगों से हार गया। अब इस बात को नोट कर लीजिए, सिकंदर का आक्रमण भले ही शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उसने अनजाने में वो काम कर दिया जो कोई भारतीय राजा नहीं कर पाया था। उसने नॉर्थ वेस्ट के छोटे छोटे राज्यों को खत्म करके एक पावर वैक्यूम बना दिया। उस केओस के बीच एक नई यूनिफाइंग पावर के उदय का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। और उस रास्ते पे चलकर भारत की तकदीर लिखने वाले थे दो लोग, एक भूला बिसरा नौजवान और एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, जिसका दिमाग किसी भी तलवार से ज्यादा तेज था। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक। लेकिन उसकी शुरुआत एक पहेली है। उसके ओरिजिन्स मिस्टीरियस हैं। कुछ सोर्सेस कहते हैं वो एक कबीले से था, तो कुछ उसे शूद्र बताते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात साफ थी, उसकी आंखों में एक ऐसी चिंगारी थी जो या तो पूरे साम्राज्य को रोशन कर सकती थी या फिर जलाकर राख भी कर सकती थी। और उस चिंगारी को मशाल बनाने का काम किया चाणक्य ने। गुरु और शिष्य की ये पार्टनरशिप इतिहास की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स में से एक है। ये दोनों मिलकर सिर्फ एक राज्य नहीं जीतने वाले थे, ये भारत के आइडिया को ही हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। धनानंद को हराने से लेकर सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को चैलेंज करने तक, सिर्फ कुछ ही सालों में चंद्रगुप्त एक गुमनाम लड़के से एक पैन इंडियन एम्पायर का मालिक बन गया। ये एक अनबिलीवेबल राइज टू पावर था। और ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, इसे एक डिप्लोमेटिक मास्टरपीस कहना ज्यादा सही होगा। एक ऐसी ट्रीटी जिसने न सिर्फ साम्राज्य की सीमाओं को अफगानिस्तान तक फैला दिया, बल्कि उसे आने वाले कई सालों के लिए सिक्योर भी कर दिया। लेकिन एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। सवाल यह था कि इतने बड़े और डाइवर्स एम्पायर पर शासन किया कैसे जाए। और यहीं पर मौर्यों की असली जीनियस सामने आती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन। उनका फिलॉसफी कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में झलकता है। उन्होंने स्टेट को, यानी राज्य को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा, एक जिंदा शरीर की तरह, जिसके 7 जरूरी हिस्से थे: राजा, मंत्री, टेरिटरी, किला, ट्रेजरी, सेना और एलाय। उनका मानना था कि अगर एक भी हिस्सा कमजोर हुआ तो पूरा शरीर ही बीमार पड़ जाएगा। ये एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह समझिए, जिसका सेंटर था राजधानी पाटलिपुत्र, और राजा उस सेंटर में बैठी वो मकड़ी थी जिससे हर धागा जुड़ा था। हाँ, साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी हमेशा सम्राट की ही होती थी। तो इस विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़ने वाला ग्लू क्या था? उनकी ब्यूरोक्रेसी। अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट में बताए गए अधिकारियों का ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वो स्टील फ्रेम था जिसने इस विशाल एम्पायर को बिखरने से रोके रखा। अब मौर्य लाइफ को समझने के लिए हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हैं, 2 खिड़कियां। एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरी मेगास्थनीज की इंडिका। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों खिड़कियां कभी कभी अलग अलग नजारा दिखाती हैं। जैसे स्लेवरी के मुद्दे पर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, और यही चीज इतिहासकारों के लिए एक पहेली बन जाती है, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें हर सबूत को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, एक अकेले व्यक्ति ने सही गाइडेंस के साथ एक बिखरे हुए देश को सिकंदर से भी बड़े साम्राज्य में बदल दिया। यह चंद्रगुप्त की लेगेसी थी, और इस विरासत को उसके बेटे बिंदुसार ने आगे बढ़ाया, जिसने मौर्य साम्राज्य का कंट्रोल दक्षिण भारत तक फैलाया। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। 4 साल तक चली ये जंग। तो सवाल यह है कि इस विशाल साम्राज्य की विरासत किसे मिली? कौन विजयी होकर भारत का सबसे महान सम्राट बना? ये कहानी है अशोक की, पर यह एक अलग कहानी है जिसे हम अपनी अगली कड़ी में जानेंगे। तो इस पूरी कहानी से की टेकअवेज क्या है? पहली बात, मगध का उदय स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस की वजह से हुआ।
दूसरी, नंदों ने साम्राज्य का ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन उनकी तानाशाही ही उनके पतन का कारण बनी। तीसरी, सिकंदर के हमले ने एक पावर वैक्यूम बनाया। और चौथी, चंद्रगुप्त और चाणक्य की पार्टनरशिप एम्बिशन और ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। और आखिर में मौर्य साम्राज्य सिर्फ जीत पर नहीं, बल्कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर बना था। अगर ये डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। ज्ञान का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर इस सफर में हम साथ हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें नॉलेज नेवर एंड्स, ताकि हमें पता चले कि ऐसी और कहानियों में दिलचस्पी है। और हाँ, सम्राट अशोक की वो अविश्वसनीय कहानी जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे अगले भाग पर क्लिक करें। मिलते हैं इतिहास के अगले पन्ने पर।